નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિત્ર ચેનલના વિશેષ કાર્યક્રમમાં તમામ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે. મિત્રો, વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે વિશેષ વ્યક્તિ સાથે એક વિશેષ ચર્ચા કરવા માટે એકત્રિત થઈએ છીએ અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે અલગ અલગ વિષય પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આજે પણ એક ફાઉન્ડેશન માટે ચર્ચા કરવી છે અને ફાઉન્ડેશનનો ધ્યેય શું છે, કયા હેતુ સાથે એ ફાઉન્ડેશન ભારતમાં કામ કરી રહ્યું છે એના વિશે થોડી ચર્ચા કરવી છે. પણ પૂર્વ ભૂમિકા મિત્રો બાંધી દઉં કે અટલ બિહારી વાજપેયીની જ્યારે વાત કરી ત્યારે ભારતના શ્રેષ્ઠ વડાપ્રધાનમાં જો કોઈની ગણતરી થતી હોય તો અટલ બિહારી વાજપેયીજી છે. વાજપેયીજીની જે નીતિ હતી ભારતીય આપણા દેશને, ભારતના દેશને એક મુકામ પર પહોંચાડવાની એમની જે નીતિ હતી એ નીતિ આજે પણ કદાચ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એમની નીતિને ફોલો કરી રહ્યા છે અને એ પ્રમાણે એમની કાર્ય પદ્ધતિ પણ છે એમ આપણે જોઈ રહ્યા છે. અટલજીને લઈને કેટલાક ફાઉન્ડેશન શરૂ થયા હતા. એમની જે કાર્ય પ્રણાલી હતી એ પ્રણાલીને પહોંચી વળવા માટે ઘણા બધા અલગ અલગ ફાઉન્ડેશન ઊભા કરવામાં આવેલા હતા. એમાંનું એક ફાઉન્ડેશન હતું અટલ ભારતીય હિન્દુ ફાઉન્ડેશન. અટલ ભારતીય હિન્દુ ફાઉન્ડેશન, અને આ ફાઉન્ડેશન ખાસ યુપીમાં એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને આની સ્થાપના પણ અટલજીએ જ કરેલી હતી. અને એ ફાउंडेशन राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज सिंह अपनी साथ है. हमारे तमाम दर्शक मित्रों की ओर से और मित्र चैनल की ओर से आपका स्वागत है धीरज सिंह जी. जी, सबसे पहले इस धरती पे जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि अभिनंदन व्यक्त करते हुए आज मित्र चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी देशवासियों को दिवाली का शुभकामना देता हूं. अटल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं. जी अटल जी, सॉरी धीरज सिंह जी, अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन, ये जो नाम है मेरे ख्याल से अभी गुजरात में तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मगर आप जब आपकी गुजरात में नियुक्ति हुई और आप राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन, उसकी कामगिरी क्या है पूरे देश में, कैसे ये संस्था, ये फाउंडेशन काम करता है? जी, मेरे को अभी अटल हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरुण शुक्ला जी ने नियुक्त किया राष्ट्रीय युवा मोर्चा पे, और हमारा संगठन लगभग 20-25 वर्षों से लगातार सामाजिक स्तर पे काम करता आ रहा है और आगे करता रहेगा. और अटल हिंदू फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है कि गरीब तुमको, जो असहाय लोग हैं, जो जिनको सरकार की तरफ से जो योजनाएं सरकार की है वो नहीं पहुंच पाती है, वहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को हमारा संगठन जो है तत्पर रखता है, इनके यहाँ तक काम को पहुंचाता है. अच्छा, मतलब कि जो भी सरकारी जो भी नीतियां हैं उस नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम आपका संगठन करता है. जी जी. अच्छा, एक बात मैं ये कहना आपसे चाहूँगा कि कितने साल से आप इस संगठन से जुड़े? क्या पहले से ही आप इस संगठन से, या कोई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी से थे, और या आप इस संस्था से ही जुड़े हैं पहले से? देखिए, मैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में था. लगभग सूरत में जब माननीय काशीराम राणा टेक्सटाइल मंत्री थे तब से हम लोग जो है, मैं परप्रांतियों में आता हूँ, और अटल जी के कैबिनेट में जब माननीय काशीराम साहब टेक्सटाइल मंत्री थे तब से ही हम लोगों ने पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित कार्य करता रहे. बीच में कुछ आपसी मतभेद के कारण पार्टी में इधर उधर हुआ, तब हमने जो है गुजरात में 2012 में बीएसपी ज्वाइन किया. उसमें मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी रहा. निरंतर काफ़ी समय से हम लोग संगठन में और पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे. और संगठन में अभी अटल हिंदू फाउंडेशन में हमको नई जवाबदारी मिली हुई है राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के तौर पे. और जो बनेगा संगठन के लिए, जो भी बनेगा, तन मन धन से हम तत्पर रहेंगे और सर्व समाज की सेवा करते रहेंगे. अच्छा, जब राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की कामगिरी आपको सौंपी गई है तो उसमें आपका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? क्या कामगिरी आपकी रहती है इस भारतीय अटल हिंदू संगठन में? देखिए, अटल हिंदू फाउंडेशन जो है, ये हम लोग युवाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की जो हमको जवाबदारी मिली है, ये हम हर स्टेट में जाकर के, जिला में जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित दे करके और अपने संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि युवाओं को, हम लोग युवा हैं. और अटल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शुक्ला जी ने जो हम पे विश्वास जताया है,
वो विश्वास को कायम रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम हम स्वयं हर जिले में दौड़ा कर रहा हूँ और युवाओं को प्रोत्साहन करके अपने संगठन में जोड़ करके सर्व समाज की सेवा के लिए तत्पर करना चाहते हैं। फिर इस युवाओं को जब आप जोड़ रहे हैं आपके इस समझ लो एक मास में आप कहीं जिले में गए और 500-1000 युवा आपके साथ जुड़ गए, तो उनको क्या कामगिरी करनी पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी क्या रहती है, उनको क्या क्या हक मिलते हैं उस फाउंडेशन? देखिए, कोई भी अभी सामने जैसे वैश्विक महामारी कोरोना का आया तो कोरोना काल में भी तमाम संगठन ने काम किया, राशन किट का काम किया, उसके बाद में जो है सैनिटाइजर का काम किया, लोगों को जो असुविधा हो रहा था उसको संगठन ने जगह जगह ग्रुप बना करके तमाम संगठन का काम होता है। कोई भी काम अगर उनको सौंपा जाएगा तो भली भांति करेंगे। जी, आपका कहने का मतलब है कि कैसे ऐसी महामारी हो या सामाजिक कोई भी काम हो, जब जरूरत पड़ती है तो उन युवाओं का इस्तेमाल करके आप उनको मदद पहुंचाने का काम करते हैं आम जनता को। जी जी जी। अच्छा, दूसरे अभी यूपी में चुनाव आ रहा है, वैसे कि आपने बताया कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना अटल जी ने यूपी में ही की थी। जब यूपी में अभी नेक्स्ट 2022 में इलेक्शन आ रहा है तो इसमें इस संगठन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, संगठन ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, जैसे आप आरएसएस है और बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, संस्कार भारती है जैसे। हाँ, इसी तरीके से अटल जी ने इसको अटल हिंदू फाउंडेशन को किया हुआ था। ये नीति पे हमारा जो संगठन है, ये नीति के बेसिस पे संगठन जो है किसी के साथ में, किसी पार्टी के साथ में रहने के लिए ऐसा कोई बाध्य नहीं है, नीति के आधार पे काम करती है। नीति के आधार पे जो है, जो नीति के आधार पे ये संगठन काम करती है। किसी भी पार्टी का हो, अगर काम करने की आइडियोलॉजी उसकी अच्छी लगती है, सर्व समाज की सेवा कर सकता है और पार्टी कर रही है, तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करते हैं। जी, तो अभी यूपी के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो यूपी में योगी जी का भी क्या क्या योगदान रहा है? लोग कहते हैं कि जब 2022 में इलेक्शन आएगा तभी विरोध पक्ष वाले जो भी हैं, बसपा है, सपा है, जो भी, वो लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं कि भाई कुछ काम यूपी में हुआ ही नहीं है, सिर्फ एक डर पैदा करने की काम, डर का माहौल पैदा करने का काम योगी जी ने किया है। क्या यह सही बात है या फिर ग्राउंड लेवल कुछ और बता रहा है? देखिए, मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं अभी दौड़ा करके आया। माननीय योगी जी जो 2017 से जो उनकी काम करने का तरीका है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस विषय का चर्चा है। और माननीय योगी जी ने 2017 से लेकर के, चाहे वो क्राइम की फील्ड हो, अन्यथा रोड का हो, लाइट का हो, बिजली का हो, जब सपा और बसपा की सरकार रहती थी तो गांव में 6-6 घंटा 8-8 घंटा लाइट की व्यवस्था रहती थी। आज हम लोग मूलतः गांव से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से हैं। आज उसी गांव में 18-18, 20-20 घंटे लाइट की व्यवस्था है। जिस रूट पे निकलते थे उस रूट पे जाने में 6 घंटा 8 घंटा का सफ़र करते थे, आज वो सफ़र 2017 से लेकर के 2021 के बीच में 2-2, 2.5 घंटे में हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, लाइट का हुआ, पानी का हुआ, जो भी क्राइम का हुआ, तो योगी जी ने जो भी काम किया है वो सर्व समाज के साथ में मिल कर के काम किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो जो कह रही है वो कह रही है। बाहर निकलने के बाद में, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से गुजरात आए हुए हैं, तो गुजरात में भी आपको सुनने को मिलता ही होगा कि नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ हुआ है, वो हम लोग अपने आंख से गुजरात का जो ग्रोथ, जैसे गुजरात का ग्रोथ हुआ उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश का 2017 के बाद में ग्रोथ बढ़ रहा है। ये स्वयं हम लोग बैठ करके, हमारे जैसे युवा स्वयं बैठ करके लाइव देख रहे हैं कि हम लोगों ने 2002 से लेकर के 2021 तक अभी जो गुजरात मॉडल बना है, इसी तरीके से 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार अपना संभाला है, तब से उत्तर प्रदेश को एकदम गुजरात के मॉडल पे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। जी, एक बात और भी है, कल हमने देखा कि अयोध्या में जैसे दीपावली का बहुत ज़ोर शोर से इस त्यौहार को मनाया गया, अगले साल भी इसी तरह से मनाया गया था।
कल 12 लाख दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया गया। आज तक मैं ये जानना चाहता हूँ भीम सिंह धीरज सिंह जी कि पहले अयोध्या का नाम ही नहीं था, जबकि इस दिवाली जो मनाते हैं वो राम भगवान के अयोध्या वापस होने की खुशी में ही हम मना रहे हैं, मगर आज तक कोई उसे पूछता ही नहीं था कि त्यौहार कैसे मनाए, बस सिर्फ यही है कि दीप जला के दिवाली मनाते हैं। मगर आज जब योगी जी के आने के बाद पता चला है कि नहीं, सही बात में यही है कि राम जी जब घर वापस आए थे तभी हम इसी प्रसंग के रूप में हम आज दीपावली मना रहे हैं। और सही मायने में अयोध्या आज सज धज के बड़ी अच्छी तरह से सज धज के हमारे लिए दीपोत्सव मना रहा है और पूरा इंडिया इसे मना रहा है। तो क्या ये राम मंदिर के बारे में आपका क्या सोचना है और कैसे इस हिंदुत्व के साथ इसे जोड़ेंगे आप? देखिए, राम मंदिर पे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं। ये हमारी धरती सर्व समाज की धरती है, कोई ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ में जो हमारा ग्रंथ है उसमें इस अयोध्या का वर्णन उस ग्रंथ में किया गया हुआ है। और आज से नहीं सदियों से जहाँ तक हमारा मानना है कि सदियों से परंपरा चलती आ रही है, उसको लोग अलग ढंग से या योगी जी को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, ये ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या में पहले से ही जो है श्री राम भगवान के मंदिर था और है और आज भी है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है, ऐसा हमारा आस्था है। आज योगी जी ने बताया कि आज से पहले, कुछ साल पहले जब मुलायम सिंह जी थे तब आज के दिन क्या हुआ था, जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, लेकिन आज पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क, एक सरकार थी जो गोलियां चला रही थी और एक सरकार है जो अयोध्या को सज धज के एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये दोनों फ़र्क है दो सरकार में। क्या ये हिंदुत्व की और जाने का रास्ता हो रहा है? देखिए, यही तो जनता भी इस चीज़ को समझ गई है कि जो 92 में 93 में इन लोगों ने इसे गुमराह किया हुआ था, उसी चीज़ को जनता आज समझ गई है। इसलिए आज इतना बड़ा भव्य समारोह जो हो रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के जनता के बदौलत ही ऐसा हो रहा है। इसमें कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है। भगवान अयोध्या के राजा पहले भी थे और आज भी है, सदा सदा अनंत काल तक रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, आपने बताया कि ये जो आपका अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन है वैसे नॉन पॉलिटिकल है जी, मगर मगर आप जब बात कर रहे थे तो लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या आपका जो ये मुहिम है, आपने बताया कि भाई गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो एंड यूज़र तक, मतलब कि जो लास्ट में अपना जो नागरिक है उसके एंड यूजर तक पहुंचनी चाहिए, उसका काम कर रहे हैं। क्या जब इलेक्शन आता है तब क्या आपका फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मदद रूप होता है या उसकी कार्य प्रणाली को फॉलो करता है? क्या नहीं, हम लोग सर्व समाज का 365 दिन 300 कोई नहीं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो फाउंडर सर्व समाज के लिए और देश हित के लिए जो फाउंडेशन काम कर रहा है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और हम लोग निरंतर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी की सरकार हो, ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो ही लोगों की सेवा करने का मौका मिले, ये ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं, मगर जब इलेक्शन आता है तब क्या आपका फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी को मददरूप होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। हम लोग जो है नीति के, हमने आपसे पहले बताया कि हमारा संगठन नीति के आधार पे काम करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो कार्य करने की नीति है वो सबके सामने है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और तन मन धन से रहेंगे जी। अच्छा, मैं बात करूं गुजरात की, तो 2022 में जब यूपी के इलेक्शन आएगी, इसके बाद गुजरात में भी इलेक्शन आने वाला है और आप देख रहे हो कि अभी थोड़े समय पहले ही पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया है, मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए, होम मिनिस्टर चेंज हो गए, पूरा मंत्रिमंडल को चेंज कर दिया गया। तो क्या इस गुजरात के अभी जो इलेक्शन का माहौल आ रहा है और उसका जो मॉडल अभी क्रिएट करा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से पार्टी ने, माननीय हमारे नवसारी लोकसभा सांसद CR पाटिल के साहब ने जो विश्वास जताया है, उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि CR पाटिल साहब भी परप्रांतीय के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नवसारी से सांसद भी हैं और हम लोग भी परप्रांतीय में आते हैं। इसलिए संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया है वो काबिले तारीफ़ है और साहब उस योग्य भी हैं कि उस चीज़ को काफ़ी समय से हम लोग युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि किस तरीके से वो पार्टी के संगठन में रह करके इतना मेहनत करके और इस तरीके से, तो साहब के लिए या पार्टी के लिए तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 2023 में चुनाव है, तो चुनाव में जो भी होगा
सामने आएगा ही 2023 में सॉरी। हाँ हाँ तो દર્શક મિત્રો અટલ ભારતીય હિન્દુ ફાઉન્ડેશનના રાષ્ટ્રીય યુવા અધ્યક્ષ ધીરજસિંહજી આપણી સાથે છે. ફાઉન્ડેશનનો શું મતલબ છે, મતલબ કે ફાઉન્ડેશન શું કામગીરી કરી રહી છે એ વાત આપણે એમની પાસેથી જાણી, સાથે સાથે એમનું પોતાનો રોલ, એમની પોતાની ભૂમિકા શું છે ગુજરાતમાં જ્યારે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે અને ગુજરાતમાં જ્યારે એમની કામગીરી એમને સોંપવામાં આવી છે ત્યારે એમનો શું રોલ છે આપણે જાણ્યું. એમનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જેવી રીતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એટલે કે RSS, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સંસ્કાર ભારતી જેવી જે અલગ અલગ સંસ્થાઓ જે છે જે હિન્દુત્વની સાથે રહીને કામ કરે છે, એમનો ઉદ્દેશ માત્ર એટલો છે કે ભારતીય સરકાર દ્વારા જે પણ મુહિમ ચલાવવામાં આવે છે, ભારતીય સરકાર દ્વારા જે પણ અલગ અલગ યોજનાઓ જે અમલમાં મૂકવામાં આવે છે એ યોજનાઓ નીચેના એક માણસ સુધી પહોંચે, એટલે ગામના લોકો સુધી પહોંચે, જે ખરેખર જેની જરૂરિયાત છે એ લોકો સુધી એ યોજના પહોંચે એના માટે તત્પર હોય છે. અને બીજી વાત એમણે એ પણ કરી કે કદાચ ક્યારેક આવી મહામારી જેવી કોરોના જેવી મહામારી હોય કે ક્યારેક કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવી પડે, ક્યાંક ભૂકંપની આવા કે અતિવૃષ્ટિ હોય, અનાવૃષ્ટિ હોય, આવી જ્યારે કુદરતી આફતો જ્યારે આવતી હોય છે ત્યારે એમની સંસ્થા સાથે જોડાયેલા યુવાઓ દેશને મદદરૂપ થવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે અને આવી મહામારીમાંથી લોકોને બહાર લાવવા માટે प्रयत्न करता હોય છે. धीरज सिंह जी, और हमारी सूरत की जनता से आप कुछ कहना चाहो आपके संगठन के बारे में, अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के बारे में, तो आप मैसेज दे सकते हो और नए साल की शुभकामना भी आप दे सकते हो. बस यही कहना है हमारा कि अटल हिंदू फाउंडेशन की के साथ में युवाओं से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें और सर्व समाज के हित में जो काम हो सके ऐसी कार्यकारिणी बना करके हम लोग तत्पर रहेंगे और मेहनत करेंगे. यही हमारा गुजरात से और पूरे भारतवासियों से यही आशा है और दिवाली की खूब खूब शुभकामना धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. खूब खूब धन्यवाद ધીરજ સિંહજી. મિત્રો, ધીરજ સિંહજી અટલ ભારતીય હિન્દુ સંઘ ફાઉન્ડેશનના રાષ્ટ્રીય યુવા અધ્યક્ષ છે અને આજે જ્યારે એક શુભેચ્છા સંદેશ માટે અહીં આવ્યા હતા ત્યારે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ખરેખર આ ફાઉન્ડેશન શું કામગીરી કરી રહી છે અને કોના માટે કામગીરી કરી છે. એમની સાથે આપણે ચર્ચા કરી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા તમામ દર્શક મિત્રો વતીથી અને મિત્ર ચેનલ વતીથી. મિત્રો, આજે દિવાળી છે. મેં હમણાં જ કહ્યું કે જેમ અયોધ્યામાં ગઈકાલે રાત્રે 12 લાખથી પણ વધુ દીવા પ્રગટાવીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ દર્જ કરવામાં આવ્યું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે દિવાળી એટલા માટે મનાવવામાં આવે છે કે જ્યારે રામ ભગવાન સીતાજીને લઈને અયોધ્યામાં આવ્યા હતા અને એ પ્રસંગને આપણે દિવાળીના રૂપમાં આપણે ઘરે દીવા પ્રગટાવીને આપણે પ્રસંગને મનાવીએ છીએ. અપેક્ષા રાખી મિત્ર ચેનલ વતીથી અમારા તમામ પરિવાર વતીથી કે આપણા જીવનમાં પણ એવો ઉજાસ પથરાય જે ઉજાસ ક્યારેય અંધકારમાં ન પરિવર્તે. આર્થિક, માનસિક અને શારીરિક ઉજાસ પથરાય જેના હિસાબે આપનો પરિવાર આપણે નીચે આપણું એક વટવૃક્ષ એવું સરસ મજાનું પ્રકાશનું આપણે આપણી આજુબાજુમાં કેળવાય કે જેના છાયા નીચે આપણે આપણા પરિવારને બહુ સારી રીતે ઉછેરી શકીએ, સારી રીતે સાચવી શકીએ. અને જ્યારે મહામારીની વાત હોય ત્યારે મિત્રો આમાંથી બહાર આવવા માટે આપણા પ્રયત્નો છે જ અને હું માનું છું ત્યાંથી આવનારા વર્ષ દરમિયાન પણ આપણે એ પ્રયત્નો ચાલુ રાખીશું અને આપણા દેશને આવી મહામારીમાંથી બચાવીશું. આજે મિત્રો દિવાળી છે એટલે તમામ દર્શક મિત્રોને અમારા મિત્ર ચેનલ પરિવાર વતીથી, દેવશ્રી નેટવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પરિવાર વતીથી દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને આવતીકાલે મિત્રો નવું વર્ષ શરૂ થઈ રહ્યું છે. નવું વર્ષ આમ તો દર વર્ષે નવું જ હોય છે. સૂર્યોદય, રાત્રિ પછી ઉગેલો સૂર્યોદય હંમેશા નવો જ હોય છે. પણ જ્યારે વર્ષની વાત આવતી હોય ત્યારે એક વર્ષ પછીનો જ્યારે દિવસ આવે ત્યારે આપણે એને નવું વર્ષ કહીએ છીએ. પણ એક સંકલ્પ આપણે કરીએ, એક ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ગયા વર્ષમાં એટલે કે આજ દિન સુધી આખા વર્ષ દરમિયાન આપણાથી જે પણ કંઈ ભૂલ થઈ હોય, જે પણ આપણાથી પ્રાયશ્ચિત રૂપે કંઈ પણ એવું કર્મ થયું હોય તન, મન અને ધનથી, તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા વર્ષમાં એવી ભૂલ ક્યારેય ન થાય અને એના માટે ક્ષમા યાચના માગીએ અને આવનારું વર્ષ આપણા માટે યશસ્વી રહે, ફળદાયી રહે, લાભદાયી રહે, ધન અને સંપત્તિથી સભર રહે, પારિવારિક રીતે પણ આપણે સભર રહીએ એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અમારા મિત્ર ચેનલ પરિવાર વતીથી, દેવશ્રી નેટવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પરિવાર વતીથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપના મિત્ર સિટી પ્રજાપતિ તરફથી પણ નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.